चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 20 कर रहे हैं और आज हम उसमें चैप्टर 3 करेंगे वॉल्यूम 1 का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के तहत हमने ये इस्टेब्लिश किया कि वेल्थ क्रिएशन इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का मेन एम है। $5 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया बनना चाहता है 2025 तक। उसको लेकर के जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं सभी उसी दिशा में दिखाए गए हैं इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। वॉल्यूम 1 में थर्ड चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले 2 चैप्टर्स और प्रीफेस की डिस्कशन के दौरान भी बार बार इस चीज़ का जिक्र आया था जिसके विषय में आज भी बात होगी। चैप्टर थर्ड, इसका टाइटल क्या है? टाइटल बताता है प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रॉनी, यानी कि यदि इंडिया $5 ट्रिलियन इकॉनमी 2025 तक बनना चाहता है, इस लेवल की वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो इंडिया को प्रो बिजनेस सिस्टम अपनाना होगा, प्रो क्रोनी सिस्टम को ख़त्म करना होगा। इस पूरे चैप्टर में एक एनालिसिस है प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी के बीच का, वही मैं आपके सामने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, हर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिएगा। जो भी एनालिसिस इसमें बताए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में, उनका सीधा सरोकार होता है इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट अपडेट के साथ। यदि ये आपको समझ आ जाए तो कोई भी मैगज़ीन, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी में सबसे पहली चीज़ जो है वो है, पहला टॉपिक जो इसके अंदर है वो है प्रो बिजनेस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वेल्थ क्रिएशन। इन सब के सेंटर में है क्रिएटिव डिस्कशन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, डिस्कशन कह रहा हूँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। एक तरफ वर्ड है डिस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ वर्ड है क्रिएटिव। यह भी समझ आ जाएगा आपको कि ये वर्ड क्या समझाना चाहता है। इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से ही वेल्थ क्रिएट हुई है ऐसा बताया गया है। और ये तब हुआ, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट तब हुआ जब प्रो बिजनेस सिस्टम अपनाया गया। क्या बताया जाना चाहता है इसमें वो हम समझते हैं। देखिए, शेयर मार्केट को इसमें आधार बनाया गया, स्टॉक मार्केट को, और स्टॉक मार्केट को आधार बना करके ये दिखाया गया कि एक डायनामिज्म से भरी हुई इकोनॉमी और एक स्टैंड स्टिल स्टेगनेंट ओल्ड फैशन्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। अब इसको हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन्होंने एक केस स्टडी ली है। वो ये बताते हैं कि 1986 87 से 1986 87 आप एक फिगर ले लें 1987। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो स्टॉक मार्केट होती है, यानी कि हमारा BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बाद में NSE भी बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का इंडिकेटर है सेंसेक्स, तो सेंसिटिव इंडेक्स हम उसे कहते हैं, दैट इज़ सेंसेक्स। तो मुद्दे की बात ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज होती है, यानी कि शेयर एक्सचेंज होती है, शेयर बाज़ार, इसमें कंपनीज लिस्टेड होती हैं। मान लीजिए 1987 से 1997 तक का अगर वो आंकड़ा आपके सामने रखते हैं तो वो ये बताते हैं कि इस दौरान हुआ ये है कि सपोज़ करिए 1987 में जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी 1997 तक भी एक अनचेंज्ड सिनेरियो ही रहा, वही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रही, कोई चेंज नहीं आया। यानी कि जो इंडेक्स है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसमें बदलाव नहीं आया। लगभग कंपनीज़ भी वही रहीं, लगभग सेक्टर्स भी वही रहे, परिवर्तन नहीं आया। लेकिन 1996-97 के बाद बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में नए सेक्टर्स आए, इंड्यूस हुए, और नई कंपनीज़ भी इंड्यूस हुई।
तो 1997 से जब 2007 तक का डाटा लिया गया 10 ईयर का, तो उसमें ये देखा गया कि बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ गए। बहुत सी नई कंपनीज आई, पुरानी कंपनीज को रिप्लेस कर दिया, उन्हें बदल दिया, चेंज कर दिया। 2007 ऑनवर्ड भी ये डाटा लिया गया, फिर से वही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ कि नई कंपनीज आई और पुरानी कंपनीज बदल गई, चली गई। यहाँ से क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये बताया गया है कि 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ये ईयर है, जब भी मार्केट को खोला गया, ओपन किया गया, जब इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट को रोल प्ले करने दिया गया, उसके बाद इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई। इसकी वजह से एक डायनामिज़म आया और उसका सीधा इम्पैक्ट इस फॉर्म में नज़र आता है कि न्यू प्लेयर्स एग्जिस्टेंस में आए, न्यू प्लेयर इकोनॉमी में आए, मार्केट में आए, और उन्होंने ओल्ड प्लेयर्स को टिकने नहीं दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया। लिबरलाइजेशन का जो कंप्लीट इम्पैक्ट है, ऐसा माना गया कि 95-96 से एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया था शेयर बाज़ार में, और फिर उसी को उन्होंने 1996-97 को एक बेंचमार्क ईयर लिया और 2006-07 के बीच का आपको डाटा दिखाया। ये डाटा ये बताता है कि जो पुरानी कंपनीज थी, जो अनचेंज्ड रहीं 1986-87 से 1996-97 तक, वो रिप्लेस कर दी गई। यानी कि 1986 से 97 के बीच तक का एक डाटा ये बताता है कि लिबरलाइजेशन के पहले की बात अगर हम करें, 1991 से पहले का डाटा अगर हम चेक करें, उसके बेसिस पर अगर हम चलें, मतलब अगर अब लिबरलाइजेशन ना हुआ होता और हम वही ट्रेंड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते इकोनॉमी में, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी बिफोर लिबरलाइजेशन थी, तो जो कंपनी एक बार लिस्ट हो जाती थी इंडेक्स पे, वो लगभग 60 ईयर का टाइम बिता के जाती थी, आंकड़ा ये बताता है। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जो भी कंपनी लिस्ट करती है, वो लगभग 12 साल बिता करके जाती है। यानी कि मुद्दा ये है कि पहले एक ही कंपनी 60 साल तक इंडेक्स में रह पाती थी, लेकिन बाद में समय ऐसा आ गया लिबरलाइजेशन की वजह से कि एक कंपनी 12 बरस से ज़्यादा नहीं रह सकती। यानी कि अब तेज़ी से कंपनीज़ बदल रही हैं, नई कंपनीज़ शेयर मार्केट में आ रही हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या अंतर पड़ता है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका ये अंतर पड़ता है कि उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि 1996-7 तक जब हम 10 ईयर का डाटा लेते हैं, तो जो शेयर मार्केट है उसमें जो कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के डाटा को अगर स्टडी किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डोमिनेंस है। लेकिन 1996 से ऑनवर्ड जो डाटा मिलता है, उसमें जो नई कंपनीज़ आई हैं, उन कंपनीज़ में फाइनेंशियल सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस का डोमिनेंस है। यानी कि बैंक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सिंपली आप इसे फाइनेंस एंड आईटी लेकर के चले, इनका डोमिनेंस नज़र आ रहा है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉक मार्केट में रिप्लेस कर दिया। शेयर बाज़ार में मैन्युफैक्चरिंग के बजाय अब ये कंपनियां ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आने लगी, मैन्युफैक्चरिंग के बजाय ये सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी शेयर बाज़ार में कंपनीज़ और सेक्टर्स बदलते हैं, उतने ज़्यादा न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी, न्यू मैनेजमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो लेकर के आते हैं। क्योंकि वो इन चीज़ों को लेकर के आते हैं, इसी वजह से वो अपनी एक स्पेस क्रिएट करते हैं और वो लिस्टेड कंपनी के फॉर्म में शेयर मार्केट में ग्रो करते हैं। और जो पुरानी कंपनीज़ अपने ओल्ड आइडियाज़, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ओल्ड फ्रेमवर्क के साथ काम करती हैं, वो इन नई कंपनीज़ के न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस, क्रिएटिविटीज़ के सामने टिक नहीं पाती, अपनी जगह बचा नहीं पाती, नीचे की ओर चली जाती हैं और इंडेक्स से ख़त्म हो जाती हैं। नई कंपनियां इन्हें ख़त्म कर देती हैं। तो मुद्दा ये है कि ये जो शेयर बाज़ार है, इसका ये जो इंडेक्स है,
इस इंडेक्स को डिस्ट्रॉय ही तो किया गया है। नई कंपनियां तेज़ी से आ रही हैं, पुरानी कंपनीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ये एक तरह का डिस्ट्रक्शन का फेज़ है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन नुकसानदायक नहीं है। पुरानी कंपनियों का एक अर्थव्यवस्था में एंटर होकर के नई कंपनियों का अर्थव्यवस्था में एंटर होकर के पुरानी कंपनियों को ख़त्म कर देना, ये जो डिस्ट्रक्शन का फेज़ है, ये क्रिएटिविटी की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि ये वेल्थ को क्रिएट करता है। नए आइडियाज़ जब आएंगे, नई इनोवेशंस जब आएंगी, नई टेक्नोलॉजीज़ जब आएंगी, नई मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, न्यू मेथड्स जब आएंगे, उसका सीधा सीधा फ़ायदा ये है कि एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को मिलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ होंगी तो वो ज़्यादा compete करेंगी, और ज़्यादा कंपटीशन होने से बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइसिंग कंज्यूमर को ऑफ़र होगी। इससे इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा रिजिलियंट बनती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ होंगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेक्टर्स होंगे, इकोनॉमी रेजिलियंस को अचीव करती है। यानी कि अगर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ और लिमिटेड नंबर ऑफ़ सेक्टर्स होंगे, तो वो सेक्टर या वो कंपनीज़ जब भी इम्पैक्ट हों तो इकोनॉमी और कम्प्लीटली इम्पैक्ट हो जाती है। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ होंगी, डाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेक्टर होंगे, उनके इम्पैक्ट होने पर भी इकोनॉमी बची रह जाएगी, क्योंकि अदर सेक्टर्स, अदर कंपनीज़ इकोनॉमी को सेव कर लेंगे। तो इससे रेजिलियंस बढ़ता है। तो ये एक तरह की क्रिएटिविटी है जो वेल्थ को क्रिएट कर रही है, न्यू जॉब्स को क्रिएट कर रही है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट ग्रो हो रही है, इससे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ, और इससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिला। यही फ़ायदा है कि हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना चाहिए इकोनॉमी में जिसे हम प्रो बिज़नेस वर्ड दे रहे हैं। ये ना होता, नई कंपनीज़ ना आ पाती अगर हम उन सेक्टर्स को क्लोज़ ही रखते जो सेक्टर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड रखे गए थे पहले, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट प्लेयर कभी ना आ पाते अगर बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को हम रिज़र्व ही रखते। तो क्योंकि हमने सेक्टर ओपन किए, हमने मार्केट फोर्सेस को, डिमांड एंड सप्लाई को रोल प्ले करने दिया, हमने गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस को रिड्यूस किया, इसी की वजह से ये जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ प्रो बिज़नेस, इसने मार्केट को इनकॉम्पिटेंट रहने की बजाय कॉम्पिटेंट बनाया। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट हुआ, डिफरेंट प्लेयर्स आए, सेम रिसोर्स के लिए उन्होंने compete किया। तो नेचुरली हर कोई फिर उस रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज ही करना चाहेगा, और उसका सीधा फ़ायदा ये हुआ कि जिस भी लेवल तक का वैल्यू एडिशन हो सकता था वो हुआ। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट हुई, और कॉम्पिटिटिव मार्केट रिस्पॉन्सिबल होती है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो वेल्थ क्रिएट हुआ, और जब भी वेल्थ क्रिएट होगा तो उसके कई स्टेक होल्डर होंगे, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। चाहे फिर वो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, चाहे कैपिटल गुड्स सप्लायर हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, और चाहे फिर टैक्स या रेवेन्यू की फॉर्म में गवर्नमेंट ही। ये सभी स्टेक होल्डर्स लाभान्वित होते हैं जब भी एक वेल्थ क्रिएटर वेल्थ क्रिएट करता है। तो वेल्थ क्रिएशन के माध्यम से एक क्रिएटिविटी हुई है, लेकिन ये तब हुई जब एक स्ट्रॉन्ग फेज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हुआ। डिस्ट्रक्शन उन कंपनीज़ का जो कंपनीज़ बनी ही रहती थी इंडेक्स पे बिना कुछ उस लेवल पे काम किए भी। तो इस तरह से तेज़ी से पुरानी कंपनीज़ ख़त्म होकर के नई कंपनीज़ उनकी जगह लेती हैं, पुराने सेक्टर्स कम होते हैं, नए सेक्टर्स आते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ावे की ओर चलते हैं। इसका सीधा लाभ ये नज़र आता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ये क्रिएटिविटी की ओर इशारा करती है। तो इसी को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कहा गया है। ये रिस्पॉन्सिबल है वेल्थ क्रिएशन के लिए, लेकिन ये हुई है प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ की वजह से। तो मुद्दा यहाँ पर यह भी आ जाता है कि गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सर्वे का ये मानना है कि 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट जब फॉलो किया गया, उसकी वजह से इस तरह की प्रो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हुई, चाहे फिर वो लाइसेंसिंग को लेकर के, चाहे लैंड रजिस्ट्रेशन को लेकर के, चाहे फिर किसी तरह की कंप्लायंसेस को लेकर के, टैक्स या अदर फील्ड के रिलेटेड, या फिर अप्रूवल्स, परमिशंस को लेकर के। हर क्षेत्र में एक ईज़ ऑफ डूइंग सिस्टम हुआ, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सिस्टम हुआ,
जिसकी वजह से मोर एंड मोर प्लेयर्स आए उस फील्ड में, अपनी स्किल्स अपनी टेक्निक का यूज़ किया, पुराने प्लेयर्स को चैलेंज दिया। चैलेंज में वो प्लेयर ने भी ग्रो करने की कोशिश की और अल्टीमेटली या तो वो एफिशिएंट हो जाएगा और या फिर उसकी जगह इकोनॉमी में कोई और ले जाएगा। इस तरह का सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इसका एंड बेनिफिट इकोनॉमी को ही मिला हर एस्पेक्ट से। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। एलपीजी सिस्टम आने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमने स्टॉक मार्केट के माध्यम से ही आपको एक एनालिसिस करके दिया था कि शेयर मार्केट की ग्रोथ हुई बहुत ज़बरदस्त। जो 5000 मार्क पहले अचीव करने में लगभग 13 साल लग गए, 1999 के अराउंड जा कर के अचीव हुआ, 1987 से 86-87 से लेकर के इसी 5000 के मार्क्स बाद में बहुत रैपिडली अचीव हुए और हर बार वो 5000 मार्क अचीव करने में समय कम लगा। इसको 3 फेजेज़ में बांटा गया। 1999 से 2007 तक का फर्स्ट फेज़ है। इस फेज़ में एक्सेलरेटिंग रेट पर 5000 मार्क्स अचीव हुए सेंसेक्स के, यानी कि आपने हर बार पिछली बार से कम समय लिया और 5000 मार्क को अचीव किया। 2007 से 2014 के बीच में स्लो डाउन आया, कमी आई इसमें। एक रीज़न इसका ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन था 2008 का, और बहुत से अदर रीज़न भी थे। इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में एक फेलियर आ जाना 2011 के अराउंड, इस तरह की चीज़ें भी थीं। लेकिन 2014 के बाद से एक रिवाइवल देखा गया, वापस से ग्रो करना शुरू किया स्टॉक मार्केट ने और नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसमें कुछ ईयर्स तो ऐसे भी आए जिसमें 2 साल के भीतर ही 30,000 से फिगर 40,000 के बीच में पहुंचा। आपने 10,000 पॉइंट्स की इंक्रीमेंट की और वो इसी वजह से कि प्रो बिज़नेस पॉलिसीज़ अपनाई गई। सरकार इस पर हवाला ये देती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो इंडिया 2007 के अकॉर्डिंग जहां पर 142nd रैंक पर था, वहां 2019 में 63 रैंक पे आ गया। ये सरकार के किए प्रयास ही थे जिसकी वजह से व्यापार के लिए एक माहौल बना। तो स्टॉक मार्केट के एस्पेक्ट से ये दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत सी चीज़ों को भी समझाया गया, बताया गया। ये बताया गया कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदला। जहाँ स्टॉक मार्केट में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डोमिनेंस है, वहीं आज की डेट में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जिस सेक्टर का डोमिनेंस है उसमें से 50% जो सेक्टर है वो बैंक यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो न्यू प्लेयर्स बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 1996-7 के पहले कहीं इंडेक्स में ही नहीं थे, आज वो 50% शेयर रखते हैं मार्केट का। तो मार्केट शेयर के एस्पेक्ट में अगर हम देखें, स्टॉक शेयर बाज़ार में जिन कंपनीज़ का मार्केट शेयर अगर हम देखें तो मार्केट शेयर के हिसाब से 50% फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि इनका किसी ज़माने में कोई नामो निशान भी नहीं था। 1995-6 के पहले इंडेक्स में इनका कोई वजूद ही नहीं था। तो एक तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट कर रहा था तो ये सर्विसेज सेक्टर नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये सर्विसेज सेक्टर एक बार एक्टिविटी में आया, अपनी कैपेबिलिटीज़ के दम पर, अपनी क्रिएटिविटी के दम पर, अपनी बेटर सर्विसेज के दम पर ये ग्रो कर गया। और ग्रो करने की वजह से आज आलम ये है कि ये 50% मार्केट शेयर ग्रैब किए हुए, जबकि मैन्युफैक्चरिंग डे बाय डे नीचे जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बताया गया कि इस तरह से सेक्टर्स दूसरे सेक्टर को रिप्लेस जब करते रहे, नई कंपनीज़ पुरानी कंपनीज़ को रिप्लेस करती रहें, ये डायनामिज़म बहुत अच्छा होता है किसी भी शेयर मार्केट के लिए। और इसी डायनामिज़म को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कह करके पुकारा गया है। और भी बहुत से उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ये बताया गया है कि ये जो सिस्टम अब प्रिवेल हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये सिर्फ वेल्थ क्रिएशन की तरफ ही नहीं बढ़ता, ये एक डेमोक्रेसी को भी अचीव करता है। उसका उदाहरण वो ये बताते हैं कि एक समय था जब स्टॉक मार्केट की लार्जेस्ट कंपनी स्मॉलेस्ट कंपनी से लगभग 100 गुना बड़ी थी। फिर समय आगे बढ़ा, वो 75 टाइम्स बड़ी हो गई। स्टॉक मार्केट की लार्जेस्ट कंपनी स्टॉक मार्केट की स्मॉलेस्ट कंपनी से
लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट की लार्जेस्ट कंपनी स्मॉलेस्ट कंपनी से सिर्फ 13 टाइम्स ही बड़ी है। तो एक तरह से जो छोटे और बड़े का गैप था वो रिड्यूस हुआ। इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट की जो लार्जेस्ट कंपनी है वो स्मॉलेस्ट कंपनी से जितने कम टाइम बड़ी होगी, इसका मतलब कि जो भी वेल्थ क्रिएट हो रही है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ के द्वारा हो रही है। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर का और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ रहा है तो ये नुकसान का ट्रेंड नहीं है, वरना हम ये भी मान सकते थे कि एक तरह से इंडेक्स फिर से कंसंट्रेट हो रहा है। पहले हमने खुशी मनाई कि 1996 के पहले फ्यू कंपनीज़ वर देयर, थोड़ी कंपनीज थी और कुछ ही सेक्टर थे, तो इंडेक्स जो है वो कंसंट्रेटेड था कुछ कंपनीज तक और कुछ सेक्टर तक। लेकिन फिर हमने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आई और मैनी नंबर ऑफ सेक्टर्स आए। लेकिन फिर अब हमें क्रिटिक्स ये कह सकते हैं कि आप फिर से कंसंट्रेट हो रहे हैं फाइनेंशियल और आईटी सर्विसेज में, तो ये भी तो एक तरह का कंसंट्रेशन ही है, ये भी तो एक तरह का डोमिनेंस है। लेकिन ये कंसंट्रेशन या डोमिनेंस हेल्दी है। वो इसलिए हेल्दी है क्योंकि इसमें ये नहीं हो रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ रहा है शेयर बाज़ार में, जो मार्केट शेयर बढ़ रहा है वो किसी एक इनकम्बेंट कंपनी का साइज़ बढ़ करके अचीव नहीं हो रहा है कि एक ही कंपनी का साइज़ बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर का डोमिनेंस बढ़ रहा है और फाइनेंशियल सेक्टर ने जितने भी बढ़े हुए रुपए कमाए, जितना भी उसका शेयर एनलार्ज हुआ, वो किसी एक बिग प्लेयर ने अपनी तरफ अप्रोप्रिएट नहीं कर लिया, किसी एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट का साइज़ उतना नहीं बढ़ा। इसके उलट बहुत सारी नई कंपनीज़ ने आकर के उस फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ नाम के पिज़्ज़ा में से एक एक पीस लिया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ज़्यादा प्लेयर्स में। तो इसे हम वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं, जो हमारा पर्पस था। इसे हम कह सकते हैं रेजिलिएंट इकोनॉमी, इसे हम कह सकते हैं एजाइल सेक्टर, एजाइल प्लेयर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर में वो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है। तो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वेल्थ मिल रही है, तो वेल्थ क्रिएट भी हो रही है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, वेल्थ कंसंट्रेट नहीं हो रही है। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर किसी भी एक सेक्टर में हों, तो वो सेक्टर अगर 50% का शेयर भी रखे तो परेशानी की या चिंता की बात नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि उन लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स में कंपटीशन ऑलवेज़ बना रहेगा। इसकी वजह से डोमिनेंस होने के बावजूद भी वो सेक्टर स्टैंड स्टिल नहीं हो जाएगा, इनोवेशंस करनी छोड़ेगा नहीं, प्रोडक्टिविटी को लूज़ नहीं करेगा, नए बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ या बेटर सर्विसेज की तरफ जाने से रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से कंपटीशन ऑलवेज़ बना रहेगा, तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता रहेगा। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर को इंश्योर करना ज़रूरी है। तो बैंकिंग सेक्टर में तो यह है, फाइनेंशियल सेक्टर में तो ये नज़र आता है कि अच्छा खासा हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन एक समस्या नज़र आती है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन नज़र नहीं आता, लेकिन उस क्षेत्र में भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं स्टार्टअप के बाद से, और उसमें भी एक अच्छा खासा हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा ऐसा माना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें क्या क्या अचीव हुआ सही मायने में जब हमने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कंसेप्ट पर फोकस किया। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कंसेप्ट क्या बता के गया कि सबसे पहली चीज़, जब हम प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ अपनाते हैं तो उसका सीधा लाभ इस बात में नज़र आता है कि मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो होते हैं उनका इकोनॉमी में डोमिनेंस होता है, और उस डोमिनेंस को हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की पल्स को पता लगाने के लिए स्टॉक मार्केट को देखा जाता है। ये पहली चीज़। अब जब डोमिनेंस रिप्लेस हुआ 1996-97 में, तो हमने इसे ट्रेंड के तौर पर लिया कि पहले 10 ईयर में वही कंपनीज़ जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के इंसेप्शन के टाइम में एंटर हुई थी ड्यूरिंग 1986-87, वही कंपनीज़ कंटिन्यू कर गई नेक्स्ट 10 ईयर तक।
तो इंडेक्स में वेरिएशन नहीं आई, वैरायटी नहीं आई, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, न्यू प्लेयर्स, न्यू कंपनीज, न्यू सेक्टर्स इंड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ रही हैं, तो वेल्थ बेटर वे में क्रिएट ही नहीं हो पा रही है। जो प्लेयर्स हैं वो स्टेगनेंट हो गए हैं, इकोनॉमी भी उस लेवल पर ग्रो नहीं कर रही। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, बाज़ार ओपन हुआ, प्राइवेट प्लेयर आए, कंपटीशन मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को, तो वो सब सेक्टर्स जो पहले सुने भी नहीं थे वो नए सेक्टर्स दिखने शुरू हुए, वो ग्रो भी हुए, उन्होंने पुराने सेक्टर्स को पीछे की ओर ढकेला, नए प्लेयर भी आए, पुराने प्लेयर्स को रिप्लेस किया, और वो समय तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। पहले जितना समय एक कंपनी इंडेक्स पर काट जाती थी, निकाल जाती थी, अब उससे 5 गुना कम समय में वो कंपनी ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले 60 ईयर लगते थे कंपनी को बने रहने में, वो ख़त्म ही नहीं होती थी 60-60 साल तक, और अब 12 साल में ही उसको ख़त्म हो जाना है, उसकी जगह एक नया प्लेयर ले जाएगा, या वही एक तरह से नई एनर्जी, न्यू फॉर्म, न्यू सिस्टम अपना जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो निरंतर परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था, वेरी डायनेमिक, हाई लेवल अपॉर्चुनिटीज़, all the time new players are there, all the time they are fighting for the resources, and for the better fight and to win those resources they are devising new and new procedures, new and new methods of production of goods and services, new and new management practices, and with that they are doing better value addition with the resources, and ultimately there will be larger benefits for the consumers in the form of price and the quality due to the high level competition. बट हम डर गए कि डोमिनेंस ना हो जाए, तो हमने देखा कि वो भी नहीं हुआ, डोमिनेंस हो करके भी कंपटीशन बना हुआ है। फिर एक ही इनकम्बेंट ग्रो करके ऐसा भी नहीं है, लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सभी चीज़ें एक एनालिसिस के थ्रू हमें दिखती हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। वो क्या है? वो है प्रो क्रोनी एंड वेल्थ डिस्ट्रक्शन। अब वो ये कहते हैं, एक तरफ हमने प्रो बिजनेस की बात की और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से हमने वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन हमने प्रो बिजनेस की बजाय जब प्रो क्रोनी सिस्टम फॉलो किया तो हमने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया, वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया। इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं? प्रो क्रोनी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि जब नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती और जो पुराने प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ है, जिनके पास अच्छा ऑपरेटर्स है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पावर कॉरिडोर्स में अच्छे कनेक्शंस हैं, जिन्हें कनेक्टेड फर्म कहा गया है, दे आर कनेक्टेड विद द पावर कॉरिडोर्स। तो ये फर्म्स क्या करती हैं? ये पॉलिटिकल लिंकेजेस क्रिएट करती हैं और उसके बेसिस पर फ़ायदा कमाती हैं। यहाँ पर ये वो सारा एनालिसिस बताया गया है। अब ये कहते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं। उदाहरण ये है कि 2010-11 तक देश की कुछ कंपनीज़ को इन्होंने लिया और 2010-11 को एक बेंचमार्क ईयर बनाया। देश की उन कंपनीज़ को उठा करके इन्होंने उन कंपनीज़ का एक इंडेक्स प्रिपेयर किया, जिसे कि हम प्रॉक्सी इंडेक्स कह सकते हैं, BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, उसका अपना एक इंडेक्स के बेसिस पर, उसी तरह से एक प्रॉक्सी इंडेक्स प्रिपेयर किया गया सिर्फ उन कंपनीज़ का। और जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि 2007 से 2010 तक अगर किसी ने उन कंपनीज़ में 100 रुपया लगाया, उनका शेयर लिया, तो 2007 से 2010 तक वो पर्सन उस कंपनी के 100 रुपये के शेयर पे 190 रुपये कमा के गया। लेकिन अगर किसी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ में से किसी का शेयर लिया, तो वो पर्सन 100 रुपये लगा करके 2007 से 2010 के बीच में 150 रुपये कमा करके गया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रिटर्न यील्ड कर रहा है 10.5% के हिसाब से,
लेकिन जो वो प्रॉक्सी इंडेक्स प्रिपेयर किया उन कंपनीज़ का, जिन्हें हम कनेक्टेड कंपनीज़ कह रहे हैं, कनेक्टेड वर्ड आ रहा है क्योंकि दे आर वेल कनेक्टेड विद द पावर कॉरिडोर्स। तो अगर हम उन कनेक्टेड फर्म्स की बात करते हैं तो उन कनेक्टेड फर्म्स का जो इंडेक्स है उसमें 100 रुपये की बजाय आपने 190 बनाए हैं, तो आपने 17.5% के हिसाब से यील्ड आई आपकी, यानी कि उस इंडेक्स की यील्ड 17.5% है। तो 10.5% अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यील्ड है और 17.5% उस प्रॉक्सी इंडेक्स की यील्ड है, तो एक तरह से 7% ज़्यादा यील्ड आई उस प्रॉक्सी इंडेक्स में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 7% से बीट किया, यानी कि वो जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के जो शेयर हैं उनकी जो यील्ड है उसने शेयर बाज़ार को 3 साल तक 7% से बीट किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नज़र आते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि 2011 के बाद अचानक से वही कंपनीज़ जो 7% से बीएसई को बीट कर रही थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, वही कंपनीज़ 2011 के बाद से 7-7.5% के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बीट होने लगी। यानी कि उनकी यील्ड जो है वो 7-7.5% के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यील्ड से भी कम हो गई। 3 साल यानी कि 2007 से 2010-11 के बीच में आप बीट कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। 3 से 4 साल बाद 2010-11 के बाद आप उन 3-4 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बीट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये बताया गया कि 2007 से 2010-11 के बीच में रेंट सीकिंग कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। रेंट सीकिंग का मतलब है कई तरह के लाभ लेना सरकारी मदद के माध्यम से या जो भी आपके लोन प्रोवाइडर है, लेंडर्स, उनके हवाले से, लेकिन अपने लेवल पर आप परफॉर्म ना करें और किसी न किसी तरह की मदद लेकर के बने रहें। अपने इनक्यूमेंट होने का, अपने एग्जिस्टिंग होने का एक फ़ायदा आप उठाते ही रहें। तो ये बताया गया है कि चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, भारत, यहाँ पर ख़ास तरह के ट्रेंड एग्जिस्ट करते हैं। जो भी कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ पावर कॉरिडोर के साथ कनेक्शंस इस्टेब्लिश करती हैं। अगर ये खबर आ जाए कि इस कंपनी का कोई प्रमोटर या कंपनी का कोई डायरेक्टर या मेंबर किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल पोजीशन पर पहुंचने वाला है या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर पहुंचने वाला है, तो आप देखेंगे कि उस कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सर्वे ये कहता है कि ऐसा क्यों होता है। सर्वे मानता है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो रिसर्च में हमने पाया कि ऐसा होने का कारण ये है कि लोगों को ये होप दिखती है और वो होप शेयर बाज़ार के थ्रू एक्सप्रेस होती है कि अब इस कंपनी को काफ़ी एडेड बेनिफिट मिलने लग जाएंगे उन लोगों से जो लोग पावर में हैं, यानी कि जो लोग सरकार में हैं, सत्ता में, क्योंकि इस कंपनी का प्रमोटर या कोई इम्पोर्टेंट मेंबर या डायरेक्टर अब पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ले गया है। यही कारण है कि स्पेकुलेशन के बेसिस पर शेयर बढ़ने लग जाते हैं। एक होप पैदा हो जाती है लोगों में कि अब इस कंपनी को मुनाफे होंगे क्योंकि इसको कई तरह के सरकारी फ़ायदे मिलेंगे। रिसोर्सेज में भी इसी को प्रायोरिटी मिलेगी। किसी तरह के प्रोजेक्ट आने के लिए जो लोकेशंस, जो साइट्स होंगी, उसमें भी इनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बेनिफिट्स। यू आर सीकिंग रेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इकॉनमी। अब इसका नुकसान बहुत है। वो ये बता रहे हैं कि अगर हम देखें तो इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को है, टैक्स पेयर को है, कॉमन सिटीज़न को है। अगर एक तरफ प्रो बिजनेस की बात कर रहे थे तो उसमें हो ये रहा था कि लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स आए। सेक्टर डोमिनेटिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बट वो जो वेल्थ क्रिएट कर रहा है वो लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। किसी एक कंपनी को ही उसका लाभ नहीं मिल रहा है, ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। तो वेलफेयर हो रहा है, वेल्थ क्रिएट भी हुई, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेलफेयर भी हुआ। लेकिन जब हम इस तरह से क्रोनी सिस्टम के तहत चलते हैं तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो जो शेयर बढ़े उस कंपनी के, एक ही कंपनी ग्रो होती चली गई, पावर कॉरिडोर्स के साथ रिलेशन रखे, लेकिन वो जो बढ़ी हुई आमदनी है
वो जो बढ़ा हुआ शेयर है मार्केट में वो उस कंपनी के साथ गया, उसका कॉमन सिटीजन्स को, मासेस को बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन प्रो बिजनेस मॉडल में अभी हमने डिस्कस किया कि लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर आएंगे और उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट मिलेगा उस क्रिएटेड वेल्थ का, उन रिसोर्सेज का। तो इस तरह से ये प्रो क्रोनी सिस्टम जो है ये डेट्रीमेंटल होता है कॉमन सिटीजन्स के लिए। ये और भी कई वे में डेट्रीमेंटल होता है, हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझें कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है। इसके काम करने का तरीका ये रहता है कि मेजॉरली जब सभी कंट्रीज़ को अंडरस्टैंड किया, जब मैंने जिनका भी नाम लिया था, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडिया, कुछ मेन एवेन्यूज़ हैं जिसके तहत ये बेनिफिट मिलता है। और उनमें सबसे पहला एवेन्यू और सबसे मेन एवेन्यू जिस पर फोकस है सबका, वो है लोन। देखिए, आपका कैपिटल एक्सेस बढ़ जाता है, आपको गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से, पावरफुल प्लेयर्स की इंटरवेंशन से बहुत ईजिली लेंडर्स के वाया लोन मिल जाते हैं। और ये पैसा ही तो महत्वपूर्ण होता है किसी भी काम के लिए। तो ये कॉम्पिटेंट इकोनॉमी नहीं। क्यों? अदरवाइज़ अगर आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के तहत जाएंगे तो वो आपको लोन देंगे आपका क्रेडेंशियल्स देख करके, और आपके क्रेडेंशियल्स क्रिएट हों उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। और जब ऐसा करेंगे तो इकॉनमी वाइब्रेंट होगी, डायनेमिक होगी, ग्रो करेगी, वो वेल्थ क्रिएट करेगी। लेकिन जब आपको किसी के कहने पर लोन मिलता है और वो पर्सन जो कह रहा है उसके पास पावर है ऑफ द गवर्नमेंट, तो इस वजह से जब आपको लोन मिलेगा तो लोन आपको मिला है आपके उस कनेक्टिविटी की वजह से जो आपकी उस पावर कॉरिडोर के साथ है। ऐसे में एक तो नुकसान ये हुआ कि लोन इनकॉम्पिटेंट प्लेयर्स के पास चला गया। दूसरा नुकसान इसका बहुत बड़ा ये भी हुआ कि कॉम्पिटिटिवली काम करने वाले लोग जो कॉम्पिटेंट वे में बिहेव करना चाहते थे, जो डायनेमिज़म इंड्यूस कर सकते थे इकोनॉमी में, इनोवेशंस और न्यू आइडियाज़ लेकर के आते, उनको वो लोन नहीं मिला। तो एक तरह से न्यू प्लेयर्स को हम रोक देते हैं, उनकी एंट्री नहीं होने देते हैं। और जो इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं, जो किसी न्यू इनोवेशन, न्यू प्रैक्टिस, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन के दम पर लोन या बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट से, अपनी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी की वजह से बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। इसकी वजह से ग्रो होने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी में एक स्टेगनेंसी आती है और ओवरऑल सफ़र करते हैं उस इकोनॉमी के सभी स्टेक होल्डर, चाहे फिर वो गवर्नमेंट है, चाहे फिर वो कोई रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे कंज्यूमर हैं, और चाहे अदर बिजनेस प्लेयर्स हैं। ये सभी के सभी सफ़र करते हैं। तो अब हो ये रहा है कि चाहे टेंडर्स इशू करने की बात हो, उसमें भी आप जो सब ऑप्टिमल प्लेयर है उसको वो टेंडर इशू कर देंगे क्योंकि उसकी आपसे कनेक्टिविटी है। और नेचुरली वो टेंडर को जो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से अच्छी बिड मिल सकती थी, वो नहीं मिली। और जो वो बिड मिलती तो वो गवर्नमेंट के पैसे होते और गवर्नमेंट उन पैसों को आपके वेलफेयर के लिए यूज़ करती। तो कॉमन सिटीज़न का यहाँ पे भी नुकसान हुआ। फिर इनकॉम्पिटेंट प्लेयर को वो टेंडर दे दिया, वो अपनी उस इनकॉम्पिटेंस की वजह से लो क्वालिटी वर्क परफॉर्म करेगा या फिर बहुत लंबा समय लेगा उस काम को ख़त्म करने में, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो वो लो क्वालिटी को भी गवर्नमेंट या फिर पावर प्लेयर्स सपोर्ट कर देंगे तो नुकसान होगा कॉमन सिटीज़न का। और अगर वो लंबा चला जाता है प्रोजेक्ट, उसकी रीवैल्यूएशन होती जाती है, तो असली में उसकी जो कीमत थी उससे काफ़ी कीमत उसकी बढ़ गई। अब वो बढ़ी हुई कीमत भी पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से जाएगी तो भी कॉमन सिटीज़न का हार्म होगा यहाँ पर। और इन और कंट्री के रिसोर्सेज वेस्टफुली यूज़ हो रहे हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, न्यू फर्म्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, इसलिए न्यू फर्म क्रिएशन भी नहीं हो रहा। ओल्ड इनकम्बेंट फर्म्स